हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी अमित लाया हूँ सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो आपके प्रत्येक एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं टीचिंग मतलब कि एग्ज़ामों में पूछा जाता है। आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अमित आपके ग्रुप टीचर्स अड्डा एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाया हूँ जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ऑप्शन ए मानव मन का विज्ञान, बी मानव व्यवहार का अध्ययन, सी शैक्षिक संस्थितियों में मानव मन का अध्ययन और नंबर डी शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? हमारा दूसरा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों से या सभी विषयों से? तो दोस्तों, हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र से भी है, मनोविज्ञान से भी है, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान से भी है। अतः ऑप्शन नंबर डी सबसे उपयुक्त होगा, सभी विषयों से। तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? दोस्तों, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ तथा गैरेट। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये प्रसिद्ध कथन स्किनर का है। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन में से दोस्तों हम देखेंगे चौथा देखेंगे, विकास के समर्थक हैं। विकास के समर्थक कौन है? चौथा क्वेश्चन दोस्तों, विकासवाद के समर्थक कौन है? डीके एंड ब्रूस, गाल्टन, डार्विन या ये सभी? तो दोस्तों, ब्रूस भी हैं, गाल्टन भी है, डार्विन भी हैं, ये सभी विकासवाद के समर्थक हैं। अतः सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमारा डी होगा। तो हम डी को टिक कर लेंगे। विकास का तात्पर्य है ऑप्शन ए वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बी बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना, सी बालक की बुद्धि में वृद्धि होना और डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों, हम जानते हैं कि विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है एज ऑफ पॉवर्टी कहलाता है। एज ऑफ पॉवर्टी कहलाता है। ऑप्शन ए पूर्ण किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या सभी। तो मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि एज ऑफ पॉवर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को हम अभिवृद्धि कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास होता है वह अभिवृद्धि ही कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद और ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल दोस्तों, पहला, जन्म से पूर्व। जब हम जानते हैं कि जब बालक भ्रूण में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, तभी से उसका विकास हो जाता है।
गर्भावस्था से ही उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ना ही थॉर्नडाइक का है, न ही गैरिट का है, न ही नन का है, तो है किसका दोस्तों? हरलाक का। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करती है, यह हरलाक ने कहा था। 10वां क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था, जी हाँ दोस्तों, शैशवावस्था भी है। बाल्यावस्था, हाँ बाल्यावस्था भी है। किशोरावस्था, किशोरावस्था भी है। तो ये तीनों ही बाल विकास की अवस्था है। अगला 11वां क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, तो दिया है कि स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में स्किनर कहता है? ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे तो इसका ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास की दशा का सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12, मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस थ्योरी के जनक कौन थे या जनक हैं? ऑप्शन फ्रायड, रूसो, अरस्तु, प्लेटो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रिक किया गया है दोस्तों, तो इसका फ्रायड है। चूँकि इस लिए ऐसा हुआ है कि मेरे पास कोई ऐसी बुक नहीं थी, ये बुक पे मैंने ट्रिक कर रखा था और इसे पेन से कर दिया था, इसलिए इसको मिटाना पॉसिबल नहीं हो सका। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, मुझे बालक दे दो, आप उसे जैसा चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यदि डॉक्टर चाहोगे तो डॉक्टर, इंजीनियर चाहोगे इंजीनियर, चोर चाहोगे तो चोर। यह किसका कथन था दोस्तों? याद करिए, वाटसन का कथन था दोस्तों, वाटसन। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से अचेतन, तो यही दोस्तों आंसर होगा। दोस्तों इस पे मैंने ट्रिक लगा रखा है, इसलिए आप लोग, लेकिन कुछ क्वेश्चन के बाद आपको ट्रिक लगाया नहीं मिलेगा। ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न अंग मानता है। कौन मानता है? फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। ईगो एंड सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न अंग फ्रायड मानते हैं। 16वां क्वेश्चन, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, यह विचार किसका है? सिगमंड फ्रायड ने ही दोस्तों दिया था जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का विचार। दोस्तों हम 17वें क्वेश्चन की बात करें तो रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आयोगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि माता पिता शिक्षित हो। ऑप्शन बी, बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, वंशानुक्रम स्वस्थ हो, वातावरण जिसमें वह रहता हो स्वस्थ हो। तो सर्वोपयुक्त क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों 18वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है कि यह समस्त प्राणियों में नहीं पाई जाती है, मात्र पशुओं में पाई जाती है, अभिनेताओं में पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं
कि समस्त प्राणियों में ही नहीं पाई जाएगी मूल प्रवृत्ति, जबकि हम जानते हैं कि समस्त प्राणियों में ही पाई जाती है। इसलिए केवल अभिनेताओं में, अभिनेता हीरो हीरोइन में थोड़ी पाई जाती है, ये केवल पशुओं में थोड़ी पाई जाती है, ये मनुष्य में ऐसा थोड़ी है कि नहीं पाया जाता है। इसलिए सबसे उपयुक्त क्वेश्चन का आंसर होगा डी। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? दोस्तों मैंने बोला था पहले ही क्वेश्चन करा चुका हूँ, अभिवृद्धि कहते हैं। विकास का 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, विकास का अभिप्राय है। विकास का अभिप्राय क्या है? बालक की उम्र में विकास, बालक के बाहर का विकास, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। और नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बालक के सामाजिक क्षेत्र में विकास। तो विकास का अभिप्राय क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें परिपक्वता, ये भी क्वेश्चन दोहरा के आ रहा है दोस्तों, दोबारा आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 कि रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया। रास के अनुसार विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल, दोस्तों किशोरावस्था का काल यानी तूफानी काल 12 से 18। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। 22 क्वेश्चन, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा है। फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूं दोस्तों, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह कहा है हमारे वुडवर्थ साहब ने। वुडवर्थ साहब ने इसे कहा है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? हरलाक का। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, हर टीचर्स के देना हो तो आपको 2 से 3 कथन जरूर दे देता है, जिसे हम भूल जाते हैं तो गलत करके आ जाते हैं। सर मतलब बहुत दोस्तों ये आसान क्वेश्चन होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, तो आप इन्हें याद रखिए। 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं, शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी ये तीनों। शैक्षिक दृष्टि से सभी किशोरावस्था भी, क्योंकि जब शैशवावस्था में बच्चा हाथ हिलाना डुलाना, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, बाल्यावस्था में विकास होता है, किशोरावस्था में बहुत कुछ सीखता है। इसलिए तीनों शैक्षिक दृष्टि से तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि बालक का विकास और उसकी शिक्षा मतलब कहीं ना कहीं गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है, चूँकि हमारे ग्रंथों में कहा गया है, बताया गया कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तभी से वो सीख रहा था। तो दोस्तों ये सब साइकोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? शैशवावस्था की प्रमुख मूल प्रवृत्ति यात्मक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का विकास और धार्मिक व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया, क्वेश्चन नंबर 26, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। दोस्तों कैसा होता है बताना है हमें, कैसा होता है? शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है ना, सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। नंबर सी, बाल्यावस्था का समय है जन्म से 5 वर्ष तक, 4 से 8 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है?
परनिर्भरता, बी धार्मिकता, सी सामूहिक समूह की भावना, सामूहिकता या समूह की भावना, और अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता, सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर सी। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है कि व्यक्तिहीन, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं, बहिर्मुखी, जो जैसा होता है वैसा दिखता है। बालक अगर थोड़ा भी एक्टिविटी करता है तो वो दिस समझ में आ जाता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो स्वयं दंडित तो नहीं करना है बालक को, कुछ भी हो जाए। चाइल्ड डेवलपमेंट में बालक को कभी दंडित नहीं करना है, दंड तो देना ही नहीं है। खेलकूद की छूट बिल्कुल, ये तो खेलकूद से मना भी नहीं करना है। सामूहिक खेलों में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, सही बात है। व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके उसको शिक्षा देनी चाहिए, खेलों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए हमें। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से को किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन है इसका, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत भी है, परस्पर संबंध का सिद्धांत में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी सिद्धांत से संबंधित है मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया। अतः ये सभी आंसर उपयुक्त हैं, अतः उपयुक्त सभी होगा। वंशानु